गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, किस प्रकार से इन एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे, क्या इनकी स्थिति है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य ये पाए जाते हैं, कितने इनके ग्रुप हैं, ये बहुत सारे चीजें आपने पढ़ी थी। इसमें उसका वर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ा था। इसमें आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, इन्हें चार प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपके पास में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संक्रमण, ठीक है। और आगे क्या था उसमें कि आपके पास में प्रथम श्रेणी को हम क्या बोलते थे, 3D श्रेणी बोलते थे, द्वितीय को 4D, आपके पास में जो तृतीय है उसको 5D और जो आपके चतुर्थ है उसको हम क्या बोलते थे, 6D श्रेणी कहते थे, ठीक है। बाद में मैंने आपको बताया था कि उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स को, मतलब आपका प्रथम जो आपकी थर्ड 3D 4D 5D 6D कौन से एलिमेंट्स आपके रखे जाते हैं, इन जो वर्गीकरण किया गया है वो सारा आपको कल अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे आपके पास में कि आपका संक्रमण तत्व और परिवर्ती के बारे में। परिवर्ती यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आपके पास में क्या है, परिवर्ती है वो, ठीक है। इसको सही कर देना, ये परिवर्ती संयोजकता है, परिवर्ती संयोजकता इस तरीके से लिखना, ठीक है। संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्ती संयोजकता के बारे में, और बाकी हम इनके आगे इनके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो गुण हैं, जैसे इनका क्वथनांक गलनांक हो गया या इनका चुंबकीय गुण हो गया, आगे बहुत सारे इसमें चीजें इनके गुण के बारे में, इनके आयनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके मतलब बहुत सारे आपने यहाँ पे अभी गुण पढ़ने। फिलहाल हम इसमें संक्रमण तत्व के बारे में देख लेते हैं कि आपका जो संक्रमण तत्व होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपको, डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहा गया है, स्पष्ट करिए, ठीक है। दूसरा, डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, Hg, मरकरी, ठीक है, तत्व को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों, रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना भाई जो बोला जाएगा। तो क्या है आपके पास में, पहले तो आपको पता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन के मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, लास्ट मतलब आपका जो अंतिम उपकक्ष में जाता है ना, वो क्या होता है आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब अगर हम नॉर्मल सामान्य भाषा में बोले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो कोई सा भी एलिमेंट्स है आपके पास में, वो क्या करता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाता है, डी ब्लॉक, डी उपकक्ष में जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक के अंतर्गत ऐसे तत्व जिनका अंतिम कक्षा में उपस्थित एस तथा डी दोनों में से कोई एक या दोनों ही उपकक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे हमने जिंक का देखा अभी, जैसे हमने एक बार कल क्या देखा था, जिंक का देखा था आपके पास में, है ना। तो वहां पे क्या था, क्या था आपके पास में, मैंने लिखा था पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या है यहाँ पे कैसे आएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे 4s2 और लास्ट में आपके पास में क्या आ जाएगा, 3d10 आ जाए 3d9 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना। तो फिर क्या बोलते हो, फिर मैंने आपको बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा 4s1 और क्या आ जाएगा आपके पास में 3d10 आ जाएगा। तो वो रीजन भी बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों लिखा गया। फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास में क्या है, डी ब्लॉक के अंतर्गत ऐसे तत्व जिनका अंतिम कक्षा में उपस्थित एस और डी, आपने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या पढ़ा होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, तो क्या था आपके पास में एन एस 1 to 2 n-1 d 1 to 10, है ना, ये पढ़ा है। तो वहां पे आपने क्या बोला है कि अगर आपका एस और या डी क्या है आपके पास में, डी दोनों में से ही दोनों उपकक्ष क्या हो जाते हैं, या तो एक उपकक्ष अपूर्ण होगा या दोनों ही क्या होंगे आपके पास में उपकक्ष क्या होंगे, अपूर्ण होंगे। तो ऐसे डी ब्लॉक
तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर? जब मैंने आपकी कल की क्लास आपको मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जब डी आपका 10 होता है और एस भी क्या हो गया आपका 2 हो गया, है ना। मतलब जैसे आपका कोई सा आप एलिमेंट्स ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिंक ले लो, जिंक का क्या होता है 30 होता है आपके पास में, ठीक है। कॉपर कितना होता है 29 होता है। तो हमने क्या लिखते थे हम 4s2 3d10। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास में क्या है 4s2, है ना। क्या है आपके पास में 4s2। इसका मतलब s उपकक्ष में दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं और d उपकक्ष में भी आपके पास में दोनों ही इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में भरे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो क्या कहलाता है आपके पास में? संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। और जो आपके पास में जैसे आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था आपने? एक कॉपर का पढ़ा था, है ना 29। तो क्या पढ़ा था आपने? 4s1 3d क्या था आपके पास में 10। तो इसमें s जो s उपकक्ष है उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे खाली है, अयुग्मित है वो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे खाली है। तो वहां पे क्या हो रहा है उसका, उसे क्या बोलेंगे हम? डी आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व की बात की जा रही है, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा आपको कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ऑप्शन देगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या है कि जो आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ऐसे तत्व हैं जिनके एस और डी उपकक्ष दोनों ही या तो अपूर्ण रहते हैं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, या एक ही अपूर्ण रहता है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्योंकि इन तत्वों में अनुचुंबकीय गुण, परिवर्ती संयोजकता, उच्च गलनांक कथनांक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनके गुण इंपॉर्टेंट है, ये सारे पढ़ेंगे हम। रंगीन आयन बनाना, ठीक है। उच्च करणीय एंथैल्पी, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी आपको बता दूंगी। क्योंकि देखो अनुचुंबकीय से भी आप अच्छी तरीके से रूबरू हैं, परिवर्ती से भी, उच्च गलनांक कथनांक आपको पता है ना कि, और रंगीन आयन बनाना। लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या है? उच्च कणीकरण एंथैल्पी। ये क्या होती है इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से आने वाली क्लासेस में समझा दूंगी। क्लियर? आदि संक्रमण गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक दो संक्रमण एलिमेंट्स के आपके पास में। ठीक है, एक हो गया आपके पास में स्कैंडियम, ठीक है। तो स्कैंडियम Sc, इसका जो परमाणु क्रमांक मैंने आपको बोला, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको उनके परमाणु क्रमांक भी पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, कि कौन से एलिमेंट्स का क्या एटॉमिक नंबर है। क्लियर? तो आपको बताया है किस तरीके से निकालते हैं इसको। क्या आ जाएगा आपके पास में? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, फिर क्या जाएगा आपके पास में 3p6 4s, 4s कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और कितना आ जाएगा ये 3d1। काउंट करो भाई, काउंट करो कितने हो रहे हैं आपके पास में। ये हो गया इतना 10 हो गया, ठीक है। और ये इतना क्या हो गया 2 6 8 9, और ये कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका 4s2 आएगा, ये 4s2 आएगा आपके पास में, ठीक है। हाँ अब सही है। क्लियर? क्या आ जाएगा आपके पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अभी आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कहीं पे 4s1 मिलेगा आपको बहुत सारी जगह पे, और कहीं पे आपको क्या मिलेगा 4s2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जहां पे आपके पास में 3d10 बन रहा होगा या 3d5 बन रहा होगा, और वहां पे आपको जरूर क्या मिलेगा 4s1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है 4s1 4s2 की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। क्लियर हुई बात? इसीलिए हम 4s2 की जगह क्या बनाते हैं 4s1 3d10 या 3d5 बनाते हैं। क्लियर हुई बात? केवल एक नंबर में आपको पूछ सकता है,
और एक ही लाइन में आपका आंसर है। बस इससे ज्यादा कुछ मत लिखना, इतना ही है। क्या बताया मैंने आपको कि बहुत से एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 4s2 मिलेगा, ठीक है। अगर नॉर्मली जैसे आपने जिंक का लिखा या आपके पास में कॉपर का लिखा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कॉपर का लिख के बता देती हूँ पहले। चल पहले मैं आपको कॉपर का बता देती हूँ यहाँ पे। तो कॉपर का कितना होता है आपके पास में 29, ठीक है। कॉपर का कितना होता है आपके पास में 29। तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4 कितना आ जाएगा आपके पास में s2, 4s कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और ये कितना आ जाएगा 3d कितना आ जाएगा आपके पास में 10, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ये रूल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है पहले तो इन वाले, ठीक है, पहले क्या होता है आपके पास में, माने ये क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका क्या होता है यहाँ पे इन इस प्रकार से इसका क्या होता है, इनको भरे जाते, तो पहले क्या भरते हैं, ऐसे में भरते हैं, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट ऐसे भर दिया है ना। तो पहले इस तरीके से जाते हम भरते हैं, रूल पढ़ा होगा आपने। क्लियर हुई बात इनको, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे इनको क्या हो जाता है भरे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा आपके पास में, पहले कौन सा भरेगा एस भरेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, ये अगर हम इसको नॉर्मली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते तो मैंने क्या लिखना था 3p6 4s2 और यहाँ पे क्या आ जाता 3d9 आ जाता, ये आ जाता है ना, ये आ जाता है यहाँ पे। लेकिन ये ऐसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसके बजाय 4s2 3d9 के बजाय 4s1 3d10 क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक क्या होता है, ये स्थायी होता है। क्लियर भी बात, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 4s2 3d9 की बजाय की तुलना में अस्थाई कौन सा होगा, अधिक स्थायी कौन सा होगा आपके पास में 4s1 और 3d10। इसीलिए अगर आपको पेपर में जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आए तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई आप लिखोगे यहाँ पे 4s1 और 3d कितना आ जाएगा आपके पास में 10। क्लियर, जहां पे भी यहाँ पे 3 है, अगर 4d आएगा 5d आएगा तो कोशिश क्या मतलब आप क्या करोगे, ये s क्या करेगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। ये s क्या करेगा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। इसके बगल में लिख देना भाई, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में d अपूर्ण, d उपकक्ष अपूर्ण, उपकक्ष अपूर्ण, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि जो आपका s उपकक्ष है वो क्या हो रहा है, वो क्या है अपूर्ण है, यहाँ पे s उपकक्ष अपूर्ण, ठीक है। क्लियर भी बात। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें दोनों ही s और d दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो आपके अपूर्ण हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रोमियम, ठीक है। तो जल्दी से मुझे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो भाई, सॉरी परमाणु क्रमांक बता दो क्या होता है। कोशिश करना है खुद से निकालना है, कोशिश करो भाई खुद से निकालो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ मुझे फटाफट से, ठीक है। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो इसका, ध्यान रखना है इस बात पे। क्या है यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपके पास में 4s2 3d9 की बजाय की तुलना में आपका 4s1 और 3d10 ज्यादा अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। 3d10 मतलब nd10 और nd5, n यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वो ज्यादा स्थायी होगा। और वहां पे क्या होगा आपके पास में 4 या n माइनस क्या सॉरी n प्लस, यहाँ पे अगर आपने n लिया, ठीक है। वैसे तो आपके पास में फॉर्मूला क्या है n s1 2 2, ठीक है, n माइनस 1, यहाँ पे क्या था 3d 1 2 10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है डी ब्लॉक का, है ना।
तो यहाँ पे आपके पास में आपने ध्यान क्या रखना है, आपने क्या बनाना है, अगर आपका D10 होगा, मतलब अगर जैसे 9 क्या है, आप 9 है, ठीक है, या आपके पास में 4s2 3d9 है, या यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया 4s2 3d5 सॉरी 3d4, तो उसको क्या बनाना है 4s1 3d5 बनाना है, क्योंकि वो उसकी तुलना में क्या है अधिक स्थायी है। क्लियर हुई बात। तो 3d या आपके पास में n-1 d को आपने 5 और 10 बनाना है। ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती बना लो, और ऐसे भी मत करना आप s को 0 करके, और जैसे क्या था आपके पास में आ गया कि कौन सा आ गया भाई, आपके पास में अगर आ गया आपका क्रोमियम आ गया, ठीक है, क्रोमियम में आपके पास में क्या होता है 4s1 बनेगा लास्ट में, और फिर क्या बनना है 3d5, है ना, लेकिन आपने क्या करा 4s0 और उसको क्या कर दिया 3d6 कर दिया। ऐसे गलती मत करना, ठीक है। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा डी उपकक्ष में जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को मत भेजना भाई। ऐसे वो बोलेगा कि हाँ एक तो मैं दे दूंगा, जैसे इंसान एक किडनी में जिंदा रह सकता है तो वो क्या करेगा अपनी एक किडनी तो दे देगा, लेकिन दूसरी किडनी नहीं देगा, ऐसे भी नहीं देगा जबरदस्ती, मतलब जब बहुत ज्यादा उसकी मजबूरी होगी तब वो दे देगा, है ना, या उसके फैमिली में किसी की तबीयत बहुत किसी की किडनी खराब हो रही तो मतलब वो उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में तो ये क्या करेगा एस अपनी एक किडनी तो उसको दे देगा, लेकिन दूसरी वाले के लिए बोला भैया मैं कैसे जिंदा रहूं, अगर मैंने तेरे को किडनी दे दी, दोनों ही दे दी, तो मैं कैसे जिंदा रहूं, है ना। तो इसीलिए ये क्या करेगा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डी उपकक्ष को देगा। क्लियर। चलो भाई क्रोमियम का लिख देते हैं, क्रोमियम का बताओ भाई कितना होता है क्रोमियम का होता है आपके पास में 24। क्लियर हुई बात, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1s2, जल्दी से मेरे से पहले लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 3p6 4s2। अभी मत लिखना, ध्यान से देखो क्या लिख रही हूं मैं 4s2 और ये लिखा मैंने 3d4, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। अगर मेरे को क्रोमियम का लिखना होगा तो मैं इस प्रकार से भी क्या कर सकती हूँ लिख सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको कि हमारा क्या होता है आपके पास में जो डी उपकक्ष है, हमारा यहाँ पे क्या है डी उपकक्ष है, हमने इसको क्या बनाना है आपके पास में 4 की जगह क्या बनाना है 5 बनाना है, अगर 9 होगा तो क्या बनाना है 10 बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा फिर आ जाएगा आपका 4s1 3d5। क्यों होगा ये ऐसा, क्योंकि ये क्या है अधिक स्थायी है, क्या है यहाँ पे ये अधिक स्थायी है। क्लियर हुई बात, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में अधिक स्थायी है, तो यही लिखेंगे, ठीक है। तो आपने ये लिख देना है। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1 और 3d क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा उपकक्ष यहाँ पे खाली है, जल्दी से बता दो भाई कौन सा उपकक्ष खाली दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे एस उपकक्ष भी आपका खाली है, अपूर्ण है, खाली नहीं बोलेंगे सॉरी, अपूर्ण है, और डी उपकक्ष भी आपका क्या है यहाँ पे अपूर्ण है। तो लिख दो एस एवं डी उपकक्ष अपूर्ण। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आप समझ गए आप क्यों हमने यहाँ पे 4s2 3d9 को क्या बनाया 4s1 3d10 बनाया, क्यों, क्योंकि वो क्या है अधिक स्थायी है, ठीक है। समझने वाली बात है, एक नंबर में इंपॉर्टेंट है भाई, आपको 1-2 नंबर में पूछ सकता है। क्लियर हुई बात, ये दे देगा बोलेगा इनमें से बताओ कि कौन सा आपका अधिक स्थायी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। समझ गए, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपके पास में डी ब्लॉक ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कक्षा में एस व डी दोनों उपकक्ष पूर्ण भरे हों उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, ठीक है। जिनमें क्या होता है आपका एस भी पूर्ण भरा होता है और डी भी क्या होता है आपके पास में पूरा भरा होता है, ठीक है। किंतु संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। अभी आपने पढ़ा संक्रमण तत्व में क्या होता है आपका एस
और आपका या तो एस उपकक्ष अपूर्ण होगा या आपके पास में डी उपकक्ष क्या होगा, आपका अपूर्ण होगा। ठीक है, इसलिए बी वर्ग के तत्व जैसे आपके पास में जिंक हो गया या सी डी कैडमियम हो गया, एच जी मरकरी हो गया, को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में एस डी पूर्ण भरे होते हैं। क्लियर, देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले तो मुझे आप जिंक का बता दो भाई, जिंक का क्या होता है आपके पास में, कितने होते हैं जिंक में। ठीक है, तो Zn को लिखो, कितने होते हैं भाई, परमाणु क्रमांक जल्दी से बता दो, परमाणु क्रमांक जिंक का कितना होता है आपके पास में। ठीक है, तो ये लिखोगे आप 1s2 2s2 1s2 2s2, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कितने हो रहे हैं आपके पास में 10 10 30। ठीक है, तो जिंक का, हाँ जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास में 30 होता है। क्लियर भी बात, ये क्या होता है आपके पास में जिंक का है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप यहाँ पे देखो जो आपका एस उपकक्ष है, ठीक है, ये 45 मत लिख देना, 45 का स्क्वायर नहीं है भैया, ये आपके पास में क्या है 4 और ये क्या है आपका S2। ठीक है, 4s2। क्लियर भी बात, 4s2। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि आपका जो S उपकक्ष है और D उपकक्ष दोनों ही क्या है पूर्ण है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन क्या है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। दूसरा देख लेते हैं हम क्या, CD देख लेते हैं। ठीक है, CD देख लो आप भाई, कैडमियम हो गया आपके पास में, ये भी आपका क्या हो जाता है 1s2 2s2, मेरे से पहले लिखने की कोशिश करो, 2p6 3s2 3p6 क्या आ जाएगा 4s2। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में 4s2 और आगे क्या आ जाएगा 3d10, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा भाई जल्दी से बताओ, फिर क्या आएगा आपके पास में, फिर आएगा ये 5s2 और क्या आ जाएगा आपके पास में 4d कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 3s2, हाँ सॉरी p भी आएगा ना यहाँ पे आपके पास में, p वाला भी आएगा। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे आपके पास में 2s2 3 नहीं सही है, ठीक है ठीक है 5s2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, एक मिनट मैं इसका चेक कर लेती हूँ एक बार, है ना, इसका एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, तब तक हम किसका लिखते हैं, दूसरा आपके पास में क्या है Hg है, Hg का लिख लेते हैं भाई। Hg का भी ऐसी है, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आपने केवल कितना ध्यान देना है, या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको छोड़ के आप लास्ट वाले एलिमेंट्स लिख देना। ठीक है, इसका आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लेना, ये आता है आपके पास में 5s2 और कितना आएगा आपके पास में 4d10। ठीक है, कितना आता है आपके पास में 5s2 4d10, ये इसका आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लास्ट का। ठीक है, डैश 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 कर देना, इसका आएगा आपके पास में 6s2 5d कितना आता है आपके पास में 10। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपने केवल दो चीज देखनी है, एक देखना है आपने ये वाला एलिमेंट्स S वाला, ठीक है, एक देखना है आपने D वाला। ठीक है, यहाँ पे एक S एक D, इधर भी आपने लास्ट वाले एलिमेंट्स देखने हैं कि दोनों ही यहाँ पे आपके पास में क्या है पूर्ण रूप से इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे हुए हैं, है ना। आप S ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ सॉरी S उपकक्ष को देख लो, D उपकक्ष को देख लो, S में भी 2 है ना, D में भी कितने हैं 10 है। तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने भाई, आपने पढ़ा है एस में कितने होते हैं आपके पास में 2 होते हैं, डी में कितने होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, डी में कितने होते हैं आपके पास में, डी के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से कुछ। तो यहाँ पे ये आपके पास में एस और डी दोनों ही क्या है पूर्ण रूप से क्या हो रखे हैं यहाँ पे भरे रखे हैं भाई, पूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, ये आप बना देना और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे एस व या एवं एस एवं डी उपकक्ष, एस एवं डी दोनों उपकक्ष
पूर्ण है। ठीक है, क्या है आपके पास में यहाँ पे S एवं D उपकक्ष क्या है यहाँ पे आपके पास में पूर्ण है। ठीक है, कक्षक लिख देना यहाँ पे आप ना, इसको क्या लिख देना, कक्षक लिख देना, कक्षक। सही है। ठीक है भाई, क्लियर। आपने क्या करना है, आपके पास में कैडमियम और जिंक का क्या देखना है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है पूरा पूरा। ठीक है, अब वैसे तो आपने बताना है मुझे भाई, क्या आपके पास में CD का कितना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और आपका क्या हो गया दूसरा, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपके पास में Hg का कितना होता है। ठीक है, तो जिंक का आपका 30 होता है। ठीक है, जल्दी से लाइव चैट में बता दो भाई, कैडमियम का कितना होता है आपके पास में, Hg का कितना होता है, मरकरी का कितना होता है। तो ये होता है आपके पास में, इसका होता है 48 और Hg का होता है आपके पास में 80। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या लिख देना, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना। ये वाला आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, आधा इतना ही छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप आपने तो लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने इसका पूरा इन दोनों का ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इन दोनों का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखना है, कैडमियम का भी और मरकरी का भी। क्लियर हुई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर क्या होगा आपके पास में S और जो आपका D उपकक्ष होता है वो अगर पूर्ण रूप से भरा है तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास में, वो कहलाएगा आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है आपके पास में परिवर्तित संयोजकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्या होता है आपके पास में परिवर्तित संयोजकता। ठीक है, पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको कि परिवर्तित संयोजकता से आप क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्वों में परिवर्तित संयोजकता पाई जाती है, रीजन बताइए क्यों पाया जाता है। डी ब्लॉक तत्वों में क्रोमियम हो गया आपके पास में, आयरन हो गया, Fe कॉपर हो गया आदि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि जिंक कैडमियम में परिवर्ती संयोजकता नहीं पाई जाती। ठीक है, रीजन क्या है इसका, पढ़ते हैं हम भाई। अभी आपने पढ़ा, आपका क्या होता है, जो जिंक और कैडमियम होता है इनके S व D उपकक्ष क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। क्लियर, तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे क्या है आपके पास में कि जब किसी तत्व का एक ही परमाणु विभिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न संयोजकता क्या करता है या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में कि कोई तत्व भिन्न भिन्न यौगिकों में क्या कर रहा है, आपके पास में अलग अलग ही संयोजकता और अलग अलग ऑक्सीकरण नंबर प्रदर्शित करता है, उस तत्व के इस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पे आपको, आयरन दिया था। ठीक है, तो हम आयरन का ही ले लेते हैं, Fe ले लिया मैंने। ठीक, अब ये क्या करता है आपके पास में, Fe ऑक्सीजन के साथ में किस प्रकार से क्रिया करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में। ठीक है, तो हमने लिख दिया, एक है यहाँ पे आपके पास में FeO, क्या बोलते हैं इसको, फेरस ऑक्साइड। क्या है यहाँ पे आपके पास में, फेरस ऑक्साइड। दूसरा ले लिया मैंने आपके पास में Fe2O3। ठीक, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखोगे और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखोगे या इनकी संयोजकता देखोगे, दोनों में ही इनकी क्या है, जो आयरन है इसकी संयोजकता क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालो चाहे संयोजकता, दोनों में ही क्या आएगी आपके पास में अलग अलग। नाम लिख देना, ये है आपके पास में फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये एग्जांपल आपने देना है भाई। ठीक है, ये है आपके पास में फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, इन दोनों में ही क्या हो रहा है आपके पास में, ये क्या कर रहा है यहाँ पे आपके पास में, अगर आप देखो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आयरन क्या है यहाँ पे +2 चार्ज क्या कर रहा है, इसको दे रहा है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, -2 दे रहा है इसको, है ना। तो इसका यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जो आपकी संयोजकता होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, संयोजकता क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, इसकी 2 हो जाएगी, किसकी, आयरन की। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से था, ये Fe3+
है ना। और ये क्या था, ऑक्सीजन 2- था। तो ये आपको पता है कुछ इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये इस तरीके से बनता है। तो ये क्या आएगा आपका Fe2O3, है ना। और अगर आपने इसका देखा होगा Fe2+O2-, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में O2-। तो यहाँ पे भी आपको क्या आएगा 2 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ पे मर्ज हो जाता है, तो हम उसको नहीं लिखते। क्लियर। या आप ऐसे समझ लो 2+ से आपका 2- क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो क्या बना आपके पास में फेरस ऑक्साइड बना। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे देखो आयरन के कितने हैं, यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, 3 पॉजिटिव चार्ज है इसमें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने आपके पास में 2 हैं। तो ये यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, अलग अलग क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी संयोजकता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, या ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। इसको क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे आपने 9th क्लास में याद आ रहा है, किसी को 9th क्लास में पढ़ा था। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते थे, दो यहाँ पे तत्व लेते थे, उनका कंपाउंड बनाते थे, है ना। 9th क्लास में ये करते थे हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एक और एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं, आपके पास में कॉपर का ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर का एग्जाम्पल ठीक कुछ इसी प्रकार से लिख लेना, Cu। और आपके पास में कॉपर किस प्रकार से आपका क्लोरीन के साथ करेगा, एक आएगा आपके पास में यहाँ पे CuCl, ठीक है, दूसरा लिख लेना CuCl2। ठीक है, ये हो गया आपके पास में क्यूप्रस क्लोराइड, नाम भी लिख देना भाई, क्या है यहाँ पे आपके पास में क्यूप्रस क्लोराइड। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये क्या है आपके पास में, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये क्या है आपके पास में, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, इसको भी इसी प्रकार से लिखो, किस प्रकार से, ये हो गया आपके पास में कॉपर, यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, इसकी एक वैलेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक चार्ज करेगा। ठीक है, तो एक एक तो लिखते नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे इसको 3 लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसको मतलब एक ही संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है कॉपर अपनी। ठीक है, और यहाँ अगर आपने यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोरीन तो आपको पता है -1 ही हो रहता है, और कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, आप दो क्या कर रहा है, यहाँ पे संयोजकता प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में कुछ इस प्रकार से, ये 1 आया, यहाँ पे 2, क्या लिखते हैं CuCl2, देखो है ना, लिखा ना, क्या लिखा हमने CuCl2। क्लियर भी बात। ठीक है, लिख लेना भाई इसको भी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉपर एक जगह पे क्या कर रहा है, एक संयोजकता अपनी प्रदर्शित कर रहा है, दूसरी जगह पे कितनी संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, अपनी 2 संयोजकता क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर भी बात। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें ये भी वाला भी देखते हैं, रीजन क्या है इसका। ठीक है, रीजन भी देखते हैं, ले लिया होगा, रीजन देखते हैं कि संक्रमण तत्व संक्रमण तत्वों में परिवर्तित संयोजकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि इनके भाइतम कक्षा में आपके पास में, आपको पता है संक्रमण तत्व है तो भाइतम कक्षा में क्या होंगी, आपका जो S उपकक्ष होगा और D उपकक्ष, ये क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्लियर, क्या है भाइतम कक्षा में वो उसके अंदर स्थित कक्षा दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे अपूर्ण होते हैं, इसीलिए दोनों ही कक्षाएं यौगिक के निर्माण में प्रतिभाग कर सकती है। इसीलिए संक्रमण तत्वों में क्या होती है, आपके पास में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। भाई किसमें पाई जाती है, आपके संक्रमण तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि इनके जो डी और एस उपकक्ष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, आपके पास में परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास में जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg में परिवर्ती संयोजकता इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि इनके भाइतम कक्षा में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, पूर्ण, ये अपूर्ण छोड़ देना, अगर आप लिखोगे अपूर्ण इलेक्ट्रॉन तो वहां पे लिख देना नहीं होते। ठीक है, या आप इसको इरेज कर देना, तो ये क्या होते हैं, पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस उससे अंदर स्थित कक्षा पूर्ण भरी होती है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, अच्छा ठीक है,
यहाँ पे क्या है आपके पास में कि उस यहाँ पे तो बाह्यतम कक्षा में तो क्या होते हैं, ये अपूर्ण होते हैं, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उससे अंदर वाली कक्षा में क्या होते हैं, ये पूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये क्या है, एस एवं डी कक्षक पूर्ण होते हैं। यहाँ पे मैंने उपकक्ष नहीं लिखा, क्या लिखा, कक्षक लिखा, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एस और ये डी, ये क्या है, अंदर के हैं, ये क्या है, पूर्ण है आपके पास में, ठीक है। ये कक्षक क्या है आपके पास में, एस और आपका जो डी है ये पूर्ण है, इसीलिए इनमें परिवर्ती संयोजकता नहीं पाई जाती। क्लियर हो गई बात, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक देख लेती हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे आपके पास में स्कैंडियम, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्कैंडियम। स्कैंडियम का आपको पता है कितना होता है आपका, 21 होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखोगे, इसको लिखा मैंने 2, सॉरी यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट, हमने अभी देखा था ना, क्या लिखोगे, 1s2 2s2, क्या जाएगा आपके पास में, 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है, इतना ही आ रहा है। हाँ 10, और आपके पास में कितना आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 और 6 कितना हो रहा है आपके पास में, 8 18 19, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ उसका स्कैंडियम का, ठीक है। ये रहा ना आपके पास में 4s2 3d, हाँ यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा 4s2 और ये जाएगा आपके पास में 3d1। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, स्कैंडियम का है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में हमने देखा, यहाँ पे आपका जो डी उपकक्ष है ये अपूर्ण है, तो इसीलिए इसमें क्या पाई जाएगी आपके पास में, परिवर्ती संयोजकता पाई जाएगी, परिवर्ती संयोजकता, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिख देना आप, क्या पाई जाएगी, यहाँ पे आपके पास में परिवर्ती संयोजकता पाई जाएगी, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे आपके पास में अपूर्ण कक्षक है, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्या है, अपूर्ण कक्षक, अपूर्ण कक्षक। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास में जिंक का। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया आपका जिंक का। जिंक का क्या होता है, 30 Zn, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या आएगा आपके पास में 3p6 4, आपके पास में क्या आ जाएगा s2, और 3d क्या आ जाएगा आपके पास में 10, ठीक है। 3d क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। दूसरी चीज आपने यहाँ पे ध्यान क्या देनी है, ध्यान क्या दोगे भाई, यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या है, कक्षक क्या है, पूर्ण है, ठीक है। कक्षक क्या है आपके पास में, पूर्ण कक्षक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो अगर हम इनको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम, ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 8, इसी प्रकार से 2 8 18 और फिर क्या आ जाता है 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 8 आ गया, यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है 2 8, यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका टोटल, ये आ रहा है आपके पास में 11, कितना आ रहा है आपके पास में 11 आ रहा है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या था, क्या पढ़ा था आपने कि इनके बाह्यतम कक्षा क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम कक्षा भी और जो आपके पास में क्या हो गया, अंदर वाली कक्षा भी, अंदर स्थित जो कक्षक है दोनों ही क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने, किसकी, ये क्या है आपके पास में संक्रमण तत्व है, ठीक। अगर आप इसको लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 8, ठीक है। इसको देखो भाई कितना आ जाएगा आपके पास में 2 8 और फिर कितना आ जाएगा आपके पास में 18, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 2 6 10 20, हाँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा ना, 18। यहां से इस 2 को इधर साइड में लिख देना, तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। या तो आप क्या कर देना 3d10 को इधर साइड कर देना और 4s2 को उधर साइड कर देना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी अंदर वाली कक्षा, कौन सी किसकी बात की जा रही है, ये याद आ रहा है आपको। इस तरीके से हम लिखते थे ना LMNS वाला, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल आपको इतना ही समझना है। क्लियर हुई बात, केवल आपको क्या करना है यहाँ पे इतना ही समझना है, या आप इसको क्या कर देना 3d1 लिख देना और इतना यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4s कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ये कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया, 2p6 कितना आ जाएगा 2p6, ठीक है।
फिर क्या आएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास में 3p6 4s2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, समझ गए। यहाँ पे देखो अंदर वाली कक्षा की बात की जा रही है, यहाँ पे कौन से अंदर वाली और कौन से बाहर वाली कक्षा की बात की जा रही है, समझ गए ना। किसकी बात की जा रही है मैंने बता दिया, ये याद आ रहा है 2 8 18 आपके पास है, और ये क्या आ गया आपका अष्टक नियम के अनुसार की बात की जा रही है। यहाँ पे इंटरनल वाला क्या है, अष्टक नियम है। क्लियर भी, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से इसका क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। अब आपका काम क्या है, आपका क्या काम है, आपने संक्रमण तत्व को भी अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, दूसरा आपने परिवर्ती वाले को भी देख लेना है, परिवर्ती संयोजकता को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक, तो दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर लेना, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से आप समझ लेना। अगर नहीं आया समझ में, कुछ भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट में, एक तो आपके समझ में नहीं आता है मेरे को, तो आप क्वेश्चन क्या पूछते हो। ठीक है, अगर पूछना है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को ढंग से लिखिए भाई, कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, आपका डाउट क्या है वो लिखिए आप। ठीक है, और अपना थोड़ा आपका जो लैंग्वेज का भी है वो भी थोड़ा सा इशू हो जाता है समझने में, है ना। तो लिख लेना आप अच्छी तरीके से, जितना मतलब आपको अगर कोई डाउट हो तो आपको पता है नंबर भी आपके पास में आपको दिया रहता है, तो उस नंबर पे आप क्या कर लेना, कॉल कर लेना, पूछ लेना भाई, है ना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और रिवाइज कर लेना। धन्यवाद।